सो इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 6 ईयर मैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री में हूँ। एंड मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने एग्रो प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। ठीक है। जिसमें फ्रेश अनियन वगैरह ये सब, फ्रूट्स वेजिटेबल ये सब मैंने एक्सपोर्ट किया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है। मेन मार्केट मेरा तब गल्फ एंड यूरोप था। और उसके बाद आई जंप ऑन टू मेटल प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम एंड स्टील। ठीक है। और उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। जो अभी मेरा जो मेन मार्केट है दैट इज़ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन मार्केट, एशियन कंट्रीज। ठीक है। एंड मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, मीना रीजन। ठीक है। सो अभी तक आई हैव ट्रेन मोर देन 3,500 स्टूडेंट्स, और उसमें से काफ़ी लोग सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और अभी जो रिसेंटली मैंने कुछ नया प्रोडक्ट भी मैंने डिस्कवर किया है जिसका काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। ठीक है। एल्यूमिनियम स्टील करता था, तो अभी एल्यूमिनियम क्लैड स्टील एक प्रोडक्ट है। ठीक है। उसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ठीक है। चलो। सो एक्सपोर्ट के ये 5 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है। सो लाइक आपको एक्सपोर्ट में मार्जिन कितना मिलेगा। ठीक है। एंड उसमें ग्रोथ कितना रहेगा, उसमें वॉल्यूम कितना मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करोगे। एवरीथिंग स्टार्ट विद द प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। ठीक है। सो स्पेसिफिकली जो हमारा जो सेशन होता है, ठीक है, 15 डेज का जो सेशन होता है, उसमें 2 सेशन मैंने प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर ही रखा है। तो उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं, और उसके कुछ पैरामीटर्स भी रहते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको बेसिक पैरामीटर बताऊँ तो प्रोडक्ट योर प्रोडक्ट शुड बी न्यू, यूनिक, इट शुड बी ट्रेंडिंग एंड विद द वैल्यू एडिशन। ठीक है। उसमें फिर ग्रोथ फैक्टर वगैरह काफ़ी कुछ होता है कि इसका ग्रोथ कितना रहेगा। हम वो डेटा स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकली इसके नंबर स्टडी करते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसका आने वाले समय में उसका ग्रोथ, यानी कितने परसेंट से वो ग्रो ग्रो हो सकता है और कितने परसेंट से ग्रो होता आ रहा है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है। सेकंड पैरामीटर है, सेकंड स्टेप है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कि जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है। सो ये कंपनी रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है, ये आप आपका जो सीए है उसके थ्रू कर सकते हो, या फिर कोई एजेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके थ्रू भी आप करा सकते हो। ठीक है। आजकल तो काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन स्टार्टअप्स भी है, ये सारा कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम करा के देंगे। ठीक है। इसके बाद है मार्केट सिलेक्शन। ठीक है। जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट, सबसे ज़्यादा डिमांड, सबसे ज़्यादा नीड किस कंट्री में है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये सबसे इजी स्टेप होता है। ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सबसे इजी स्टेप यही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम एक्चुअल में हम नंबर स्टडी करते हैं कि वो पर्टिकुलर कंट्री कितने क्वांटिटी में, कितने वैल्यू में वो इसको इंपोर्ट कर रही है। और हम उसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज के हिसाब से। तो ये आपको नंबर, हमको ये नंबर स्टडी करना पड़ेगा इसका, और जो कि काफ़ी इजी होता है। ठीक है। उसके बाद है, एक बार आपका मार्केट सिलेक्ट हो गया, मार्केट सिलेक्ट होने के बाद फिर आपको उस कंट्री में आपको बायर्स ढूंढना है, बायर्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको वेरीफाई भी करना है। ठीक है। तो बायर ढूंढने के काफ़ी सारे सोर्सेस है, कुछ फ्री सोर्सेस है, पेड सोर्सेस है, ऑनलाइन सोर्सेस है, ऑफलाइन सोर्सेस है, कुछ गवर्नमेंट वाले सोर्सेस भी है जिसके थ्रू हमको बायर्स का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि उनको लाइक नेक्स्ट स्टेप है इसमें बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो भी आपके पास लिस्ट है, बायर्स का लिस्ट है, ठीक है, आपको उनको टैप करना पड़ेगा। ठीक है। थ्रू मेल, थ्रू एनी सोशल मीडिया जस्ट लाइक लिंक्डइन और व्हाट्सअप और एनी, लाइक आप फिर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। ठीक है। तो आपको उनको टैप करना पड़ेगा, उनसे इंक्वायरी जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है। देन उनको ऑफर वगैरह देना पड़ेगा। ऑफर के लिए कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपोर्ट में कॉस्टिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है। उसमें एक्सपोर्ट में काफ़ी सारे ऐसे डिलीवरी टर्म्स रहते हैं, इनको टर्म्स रहते हैं, उसके बेसिस पे आपको कॉस्टिंग करना पड़ता है। ठीक है। तो कॉस्टिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ तक ग्लोबल ट्रेड है, जो आपका फर्स्ट जो जजमेंट आता है वो आता है प्राइस के ऊपर। ठीक है। प्राइस एंड देन उसका सैम्पल, लाइक वो आपसे सैंपल भी बुला सकते हैं। ठीक है। प्राइस, क्वालिटी एंड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। ठीक है।
सो बिजनेस डेवलपमेंट आपको एक ही बार करना पड़ेगा। उसके बाद तो एक्सपोर्ट जो है रिकरिंग बिजनेस मॉडल है। ठीक है, अगर आपका सर्विस अच्छा है, आपका क्वालिटी अच्छा है, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम भी आपको ऑर्डर देगा वो। बिजनेस डेवलपमेंट वन टाइम प्रोसेस होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वन क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद है जैसे ही आपको आपके पास ऑर्डर वगैरह आ जाता है, देन आपका काम है आपको मटेरियल रेडी करना है। एंड उसके बाद आपको लॉजिस्टिक कंपनी को कांटेक्ट करना है। लॉजिस्टिक कंपनी क्या करती है, जो भी ये फ्रेट फॉरवर्डिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, या फिर पोर्ट पर जो भी कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटीज होती है, वो सारा अंडर वन रूफ आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन में लॉजिस्टिक कंपनी काफ़ी आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, सो डॉक्यूमेंटेशन में एज ए एक्सपोर्टर आपको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं बनाने पड़ते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, बट सारे डॉक्यूमेंट आप खुद बना नहीं सकते हो। मोर देन 50% डॉक्यूमेंटेशन जो रहता है वो आपका CHA, कस्टम हाउस एजेंट, जो कि एक लॉजिस्टिक कंपनी के अंडर में रहेगा, वो बनाता है। ठीक है, आपको कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ही बनाने कुछ 3-4 डॉक्यूमेंट्स ही बनाने एज ए एक्सपोर्टर, जो आपको ही बनाना पड़ेगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक्सपोर्ट में, बट वो आप नहीं बना सकते। ठीक है, जो आपका CHA है या फिर कोई कंसर्न एजेंसी है, वही बनाती है। ठीक है, चलो उसके बाद है हाउ टू फॉर्म अ कंपनी और अ फर्म। ठीक है, अभी ये जो पार्ट है कंपनी रजिस्ट्रेशन वाला, जैसे मैंने कहा था कि आपको ये जो भी आपका नियर बाय CA है, जो भी जान पहचान का CA है, या फिर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, कुछ सर्विस प्रोवाइडर एजेंट्स वगैरह भी होते हैं, वो सब आपको ये बना के देंगे। फर्म रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइक आप प्रोप्राइटरशिप फर्म भी स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड फर्म से भी कर सकते हो, LLP रहता है उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो है, बट अगर आप नए से स्टार्ट कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हो प्राइवेट लिमिटेड, वॉट एवर यू प्रीफर। ठीक है, GST मैंडेटरी है, GST बनाना पड़ेगा, उद्योग आधार रहेगा, और भी कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, CA है, दे विल हेल्प यू आउट इन दिस। ठीक है, इसके बाद है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो नॉर्मल जो बिजनेस का करंट अकाउंट रहता है, वही आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बैंक से आपको सिर्फ करंट अकाउंट नहीं बनाना है, आपको एक AD कोड भी बनाना है, ऑथराइज डीलर कोड। ठीक है, तो बैंक का काम है, बैंक आपको बना के देंगे। इसके बाद रहता है स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट के लिए आपको बनाना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो रहता है आपका लाइसेंस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस होता है, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, IEC। ठीक है, एंड देन एक होता है RCMC, ये सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट जिस इंडस्ट्री में आता है, सपोज आपका प्रोडक्ट अगर फूड इंडस्ट्री में आ रहा है, तो फूड इंडस्ट्री के लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जिसका नाम है अपेडा, तो आपको अपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। तो जैसे आप अपेडा के मेंबर बन जाते हो, अपेडा की तरफ से आपको RCMC दिया जाएगा। ठीक है, देन अदर डॉक्यूमेंट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपका ठीक है फूड प्रोडक्ट वगैरह है, तो उसके लिए FSSAI लाइसेंस होता है। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल बॉडीज। अभी इतना बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इतना बड़ा बड़ा ग्लोबल ट्रेड है। ठीक है, मोर देन 190 कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है। तो इसको गवर्न करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए 4 ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज है जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करती है। ठीक है, नए रूल्स इंप्लीमेंट करती है, टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें। ठीक है, तो ये 4 बॉडीज है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। देन इट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनीवा। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ब्रसेल एंड यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ये 4 ऐसी बॉडीज है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रेड होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करती है, इंप्लीमेंट करती है, नए नए रूल्स इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, इंडिया भी इस चारों बॉडी का मेंबर है। ठीक है, तो जो भी मेंबर कंट्रीज है, सबको रूल एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है लोकल बॉडीज है। लोकल बॉडीज है ना, इंडियन गवर्नमेंट की बॉडीज है, जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है। ठीक है, तो टॉप पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बिजनेस आते हैं, बट जो स्पेसिफिकली फॉरेन ट्रेड के लिए है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अगर कोई गवर्नमेंट की बॉडी है, दैट इज DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, DGFT ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, जो भी इंडिया के रूल्स है उसके हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक लाइसेंस होता है, ये लाइसेंस DGFT से ही बनता है। ठीक है,
और इसके अलावा गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़े। उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स देती है। ठीक है। जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, RODTP हो गया। तो ये जितने भी इंसेंटिव है ये सब DGFT बनाता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स होते हैं। ठीक है। तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर इंसेंटिव बढ़ाना है तो उसका डिसीजन भी DGFT लेता है। ठीक है। और इंडिया से मोर देन 10,000 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है। और उसमें से 98 से 99% जो प्रोडक्ट है वो फ्री टू एक्सपोर्ट कैटेगरी में आता है। ठीक है। फ्री टू एक्सपोर्ट कैटेगरी में आता है, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट से कुछ एक्स्ट्रा परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। और भी कुछ कैटेगरी है, जैसे रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की कैटेगरी है, वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट आपको अगेन DGFT से स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा, फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर प्रोहिबिटेड वाली कैटेगरी रहती है कि ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं कि जो इंडिया के बाहर जा नहीं सकते, कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट ही रहते हैं वो। ठीक है। और कुछ कैनलाइज प्रोडक्ट रहते हैं जिसको सिर्फ गवर्नमेंट ही एक्सपोर्ट कर सकती है। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। ठीक है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए फिर DGFT ने क्या किया है, इंडस्ट्री वाइज एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हैं। ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है अपेडा। ठीक है। किसी को अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। किसी को इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। हैंडीक्राफ्ट के लिए हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है। तो ऐसे नियरली 36-37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। ठीक है। और कुछ और एग्जांपल इसके कि कॉफ़ी एक्सपोर्ट करना, कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी बोर्ड है, टी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, स्पाइसेस बोर्ड है। ठीक है। तो ये सारे एक्सपोर्ट को प्रमोट कराने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो भी नए एक्सपोर्टर है या फिर जो भी पुराने एक्सपोर्टर है उनको कुछ भी हेल्प चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट, विथ रेस्पेक्ट टू सप्लायर्स और बायर्स डेटा, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है ये। ठीक है। तो जब भी आप किसी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बन जाते हो तो उनकी तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको कहा जाता है RCNC, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है। ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इंपोर्ट इंसेंटिव दिख रहा है। बट क्या होता है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट को इतना सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि ऑलरेडी जो है इंडिया में अगर हम कंपेयर करें इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो अभी भी इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। इसलिए इंडिया को ट्रेड डिफिशिएट कंट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। ठीक है। बट ये जो आपको स्क्रीन पर इंसेंटिव दिख रहा है, इंपोर्ट इंसेंटिव, ये इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कैपिटल गुड्स है ना, मशीनरीज वगैरह जो होता है। सपोज आपको कुछ फैक्ट्री वगैरह सेटअप करना है, प्लांट वगैरह सेटअप करना है, उसके लिए आपको मशीनरीज चाहिए। ठीक है। तो वो मशीनरी अगर इंडिया में अवेलेबल नहीं है या तो है तो काफ़ी हाई प्राइस में अवेलेबल है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी फॉरेन कंट्री से वो मशीनरी आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है। बट गवर्नमेंट की कंडीशन है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि जो भी फिनिश गुड निकलेगा, ठीक है, आप उसको डोमेस्टिक भी सेल कर सकते हो, डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल कर सकते हो, बट आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। और उसका कुछ क्राइटेरिया रहता है, कुछ कंडीशन रहता है कि आपने इतना तो भी एक्सपोर्ट हमको शो करना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि सपोज आपने 1 करोड़ का आपने मशीनरी इंडिया में इंपोर्ट किया, जिसके ऊपर टोटल टैक्स जो जा रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह, GST वगैरह पकड़ के सब 30% जा रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो गवर्नमेंट आपसे ये कह रही है कि वो 30 लाख रुपीज आप हमको पे मत कीजिए, बट इसके बिहाफ में आपको एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। और वो कंडीशन क्या है कि जितना भी आप ड्यूटी बचा रहे हो, यहाँ पर आप 30 लाख बचा रहे हो। ठीक है। 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 1.8 CR। तो गवर्नमेंट आपको ये कह रही है कि आप है ना हमको 1.8 CR का एक्सपोर्ट शो करो इन 6 ईयर। ठीक है। तो अगर आप 1.8 CR का एक्सपोर्ट शो करते हो तो फिर आपका जो फाइल है 30 लाख वाला क्लोज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद और एक इंसेंटिव है इंपोर्ट में, वो है एडवांस लाइसेंस। इसको एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस कहा जाता है। ठीक है।
अभी आपने कैपिटल गुड्स मशीनरी तो ला ली है, बट उसके, ठीक है, आपको रॉ मटेरियल भी फीड करना पड़ेगा, फिनिश गुड बाहर निकालना पड़ेगा। तो अंडर एडवांस लाइसेंस की, अगर आप 100 रुपीज़ पर केजी में अगर आप वो इंपोर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में, ठीक है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस रहेगा इट शुड बी मोर देन 115 रुपीज़ पर केजी, यानी 15% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए उसमें। ठीक है, चलो ये तो हो गया इंपोर्ट का इंसेंटिव। उसके बाद है एक्सपोर्ट इंसेंटिव। ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया का कोई भी रिसोर्सेज, आप इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स देती है, क्योंकि आपने इंडिया का रिसोर्सेज एक्सपोर्ट किया, बाहर एक्सपोर्ट किया, और कंट्री में आपने फॉरेन करेंसी लाया है, ठीक है, डॉलर में आपने अर्निंग किया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको एक गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स भी नहीं लेगी। ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट फॉल्स अंडर जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई ने क्या कि टैक्सेस कैन नेवर बी एक्सपोर्टेड। ठीक है, तो आपका जो भी इन्वॉइस रहेगा वो 0% जीएसटी वाला इन्वॉइस रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगी, और आपको इंसेंटिव अलग से देगी। गवर्नमेंट आपको दो इंसेंटिव देती है। फर्स्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक, डीबी के। ठीक है, सेकंड है आरओडीटीपी। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग डीबी के एंड आरओडीटीपी होता है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर 1% रहेगा, किसी पर 2%, 3%, 2.5%। ठीक है, 1.8%, 2.8%। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसका वैल्यू, एफओबी वैल्यू आ रहा है 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक 2% मिल रहा है, आरओडीटीपी 2% मिल रहा है, तो टोटल गवर्नमेंट, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 10 लाख का जो आपका इनवॉइस वैल्यू है, ठीक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट 40,000 एज अ इंसेंटिव आपको दे रही है। ठीक है, आपका जो मार्जिन रहेगा तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, अगर 2% भी हम कंसिडर करते हैं तो 40,000 रुपीज़ तक गवर्नमेंट आपको एज अ इंसेंटिव देगी। ठीक है, इतना सपोर्ट करती है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को। ठीक है, इसके बाद एक्सपोर्ट में काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट इनको टर्म्स एंड पेमेंट टर्म्स भी होते हैं। ठीक है, इनको टर्म बेसिकली क्या होता है, डिलीवरी टर्म होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका फैक्ट्री या फिर वेयर हाउस, अगर ये फॉर एग्जांपल नासिक में है, और आपका इंपोर्टर फॉर एग्जांपल दुबई में है, अलावीर मार्केट दुबई में है। ठीक है, तो जो एक ट्रांसपोर्टेशन रहेगा नासिक से लेके दुबई तक, या तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगा, मुंबई के पोर्ट चार्जेस भी आएंगे, दुबई के पोर्ट चार्जेस भी आएंगे, तो वो कौन पे करेगा? ये डिफाइन करता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, इनको टर्म या फिर डिलीवरी टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल ऐसे 11 इनको टर्म्स होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक्स फॉर इनकोडम में काम करते हो, ठीक है, यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई एक्स फॉर इनकोडम में काम करना है, तो एज ए एक्सपोर्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो आपका फैक्ट्री है, वेयर हाउस है नासिक में, आपको वहां पर सिर्फ मटेरियल रेडी करके रख देना है। ठीक है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, पोर्ट चार्जेस रहेगा, वो सारा इंपोर्टर के अकाउंट में रहेगा। यानी इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नासिक से मटेरियल उठा के वो दुबई लेके जाए, उसके फैक्ट्री वेयर हाउस में लेके जाए। ठीक है, इसके बाद एक इनकोडम और है, एफओबी इनकोडम है। अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर डिसाइड करते हैं कि एफओबी इनकोडम में काम करना है, एफओबी नवा शॉपोर्ट मुंबई, अगर ये एफओबी इनकोडम में काम करना है, तो एज ए एक्सपोर्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको जहाँ पर आपकी फैक्ट्री वेयर हाउस है वहाँ पर आपको ट्रक लगाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रक के अंदर माल लोड करना पड़ेगा, फिर वो नवा शॉपोर्ट मुंबई तक आएगा। ठीक है, फिर पोर्ट में आने के बाद क्या होगा कि पोर्ट की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि पूरा सीएच हैंडल करता है। ठीक है, ट्रक में से माल बाहर निकलेगा, सीएचए ने जो कंटेनर बुक किया है उस कंटेनर के अंदर लोडिंग होगा, सारा लेबर प्रोसेस होता है वहाँ पे। ठीक है, फिर कार्गो का चेकिंग होगा, कस्टम क्लियरेंस होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, गवर्नमेंट के साथ रिकॉर्ड कीपिंग होगा। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज होने के बाद आपका कंटेनर, जो वेसल होता है, जहाज होता है, उसके ऊपर ऑन बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वहां तक का, ऑन बोर्डिंग तक का जो भी कॉस्ट है वो एज ए एक्सपोर्टर आपके अकाउंट में रहेगा। तो फिर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, कॉस्टिंग में वो सारा कॉस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि या तो एफओबी या तो सीएफ इनकोडम में ज़्यादा काम होता है, बट एक्सवर्क में भी काम होता है। ठीक है, लास्ट इनकोडम रहता है डीडीपी। टोटल 11 इनकोडम है, बट हम पूरे 11 डिस्कस नहीं कर सकते अभी। लास्ट इनकोडम रहता है डीडीपी, डिलीवर ड्यूटी पेड। इसमें एज ए एक्सपोर्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे सेम एग्जांपल, अगर नासिक में आपका फैक्ट्री वेयर हाउस है वहां से, ठीक है,
दुबई पहुंचाने तक का, दुबई में उसका जो आपका इंपोर्टर है उसके फैक्ट्री वेयरहाउस में पहुंचाने तक का, अनलोडिंग करने तक का जो भी कॉस्ट है, जो भी इंश्योरेंस है, जो भी रिस्क है, वो एज ए एक्सपोर्टर आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है। तो अगर आपका एक्सफर का इन्वॉइस बनता है 100 रुपीज़ पर केजी, तो आपका डीडीपी दुबई का इन्वॉइस बनेगा 130 रुपीज़ पर केजी के अराउंड, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो एक्सफर का इन्वॉइस अलग रहेगा, डीडीपी का इन्वॉइस अलग रहेगा, एफओबी का इन्वॉइस अलग रहेगा, किसी एक इनकोडम में आपको काम करना पड़ेगा। और ये इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि किस इनकोडम में काम करना है। ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट टर्म्स। ठीक है। काफी लोगों को ये लगता है कि एक्सपोर्ट में पेमेंट फंस जाता है, पैसा फंस जाता है। बट उनको ये नहीं पता रहता कि पेमेंट टर्म्स नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है। वो मार्केट में सुन लेते हैं कि पैसा फंस जाता, पैसा फंस जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि अगर आप ओपन क्रेडिट में काम करो तो काफी रिस्की रहता है वो। ठीक है। 30 डेज 60 डेज का आप ओपन क्रेडिट दे रहे हो, उधारी दे रहे हो, तो वो रिस्की रहता है। ठीक है। बट क्या होता है कि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे एजेंसी भी है। ठीक है। अगर आप सबसे रिस्की पेमेंट टर्म होता है 30 डेज 60 डेज ओपन क्रेडिट, ये सबसे रिस्की पेमेंट टर्म होता है। ठीक है। लोग बोलते हैं कि पैसा फंस जाता है, पैसा फंस जाता है। ठीक है। वैसे मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ कि ये ओपन क्रेडिट में काम करना चाहिए, बट फिर भी अगर कुछ लोगों को काम करना है, 30 डेज 60 डेज क्रेडिट में काम करना है, आप बेफिक्र होकर कर सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ ऐसे एजेंसी भी है। ठीक है। अगर सपोज 60 दिन का आपने उधारी दिया और 60 दिन के बाद अगर वो पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, उसने अगर इम्पोर्टर ने पेमेंट नहीं किया, उसने आपके साथ फ्रॉड किया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेमेंट करेगी। ठीक है। एक्सपोर्ट इतना सेफ है। बट लोगों को पता नहीं रहता, लोग सिर्फ मार्केट में सुन लेते हैं कि भाई पैसा फंस गया, पैसा फंस गया। पर उनको पता नहीं रहता कि अगर पैसा फंस भी जाए, ठीक है, फिर भी आप सेफ रहते हो, आपका जो कैपिटल है वो सिक्योर रहेगा, इंश्योर्ड रहेगा। ठीक है। बट वो गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी है, क्या है उसका प्रोसेस, क्या है उसकी कंडीशन, क्या है, ये सब समझना पड़ेगा। ठीक है। एक्सपोर्ट जो है कम्प्लीटली प्रैक्टिकल अप्रोच ही होता है। ठीक है। बट उसके पहले आपको ये पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज ये समझना पड़ेगा, ये इनको टर्म क्या रहता है, ये पेमेंट टर्म क्या रहता है, इसमें ये एलसी क्या होता है, ये सब समझना पड़ेगा। ठीक है। सो अभी पेमेंट टर्म में देखेंगे। पेमेंट टर्म में देखो, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एडवांस पेमेंट टर्म। ठीक है। एडवांस पेमेंट टर्म में भी टाइप्स होते हैं। एक तो रहेगा फुल एडवांस, या तो रहेगा पार्शियल एडवांस। ठीक है। सेशन में जब जब ये ट्रेनिंग रहती है तो उसमें मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एडवांस पेमेंट आपको कब कब मिल सकता है। ठीक है। पास्ट में जितने भी लाइक जो बैचेस हुए थे उसमें से जो भी स्टूडेंट्स वगैरह थे उद्योग वर्धनी के, ठीक है, उसमें से जितने भी स्टूडेंट ने एक्सपोर्ट किया, मैक्सिमम ने एडवांस पेमेंट टर्म भी काम किया है। ठीक है। किसी ने फुल एडवांस में काम किया है, किसी ने 30% एडवांस में काम किया है। देखो फुल एडवांस जो है वो अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट करते हो या फिर आप छोटे छोटे कंसाइनमेंट में एक्सपोर्ट करते हो तो फिर एडवांस 100% एडवांस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। बट अगर आपका फुल कंटेनर है, फुल कंटेनर में क्या होता है कि इंपोर्टर का जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी ज़्यादा रहता है। बट अगर अगर आपको 30% भी 40% भी एडवांस आ गया, दैट इज ऑल्सो इनफ। ठीक है। फिर क्वेश्चन ये है कि बैलेंस पेमेंट कैसे आएगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। बट अगर कोई क्लाइंट आपको 30-40% एडवांस दे रहा है, ठीक है, और बैलेंस पेमेंट भी आपका सिक्योर है, तो फिर उसको वेरीफाई करने की गरज ही नहीं, वो जेन्यून ही है, क्योंकि आपका पेमेंट टर्म सेफर है। अगर कोई आपको 100% एडवांस दे रहा है तो वो तो जेन्यून ही है ना, वो फ्रॉड थोड़ी कर सकता है, फ्रॉड थोड़ी रहेगा वो। ठीक है। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 100% एडवांस कब और किस प्रोडक्ट पर मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद पेमेंट टर्म है लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी। ठीक है। ये भी काफी सिक्योर्ड पेमेंट टर्म होता है, इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ये एक टाइप का बैंक गारंटी होता है। ठीक है। जिसमें इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को गारंटी देता है कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन हो रहा है इंपोर्टर के साथ, तो ये केस में इंपोर्टर का बैंक आपको पेमेंट करेगा। एलसी के केस में इंपोर्टर आपको पेमेंट नहीं करेगा, इंपोर्टर का बैंक आपको पेमेंट करेगा। ठीक है। उसके बाद दो और पेमेंट टर्म है, डीपी एंड डीए, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट या फिर कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है। ये थोड़े रिस्की पेमेंट टर्म होते हैं, बट इसको भी आप सिक्योर, ये पेमेंट टर्म में भी आप सिक्योरली वर्क कर सकते हो विद द इंश्योरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। पेमेंट वाला इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। ठीक है। बट मोस्टली मैं एडवाइस करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ एडवांस पेमेंट टर्म एंड एलसी के लिए। ठीक है। बट आप डीपी डीए में भी आप काम कर सकते हो। ठीक है।
इसके बाद है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि जब भी आपका डिस्पैच रहेगा, ठीक है, आपको ऑर्डर मिल गया, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह हो गया, मटेरियल रेडी हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा कि आपको लॉजिस्टिक कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप आपका अगर आप फुल कंटेनर में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो टाइप्स ऑफ कंटेनर रहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, 20 फीट 40 फीट के कंटेनर होते हैं, आप बायर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका छोटा क्वांटिटी है, ठीक है, यानी जो 20 फीट का कंटेनर है, 40 फीट का कंटेनर है, उसका कैपेसिटी रहता है कि आप उसमें अप टू 25-27 टन तक आप उसमें स्टफ कर सकते हो ग्रॉस वेट। बट अगर आपको ऑर्डर आता है 2 टन का, 3 टन का, 5 टन का, तो वो भी आप बाई से एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसको लेस देन कंटेनर लोडिंग कहा जाता है। अगर आपका फुल कंटेनर है, यानी अगर आपको 25 टन का अगर आप ऑर्डर आ जाता है, तो वो FCL हो गया, फुल कंटेनर लोडिंग। ठीक है। अगर आपका 3 टन 5 टन का ऑर्डर है तो वो LCL हो गया, लेस देन कंटेनर लोडिंग। तो ऐसे केस में वो शेयरिंग में जाता है। ठीक है, कंटेनर, यानी आपका भी कंसाइनमेंट रहेगा और भी काफी सारे एक्सपोर्टर का कंसाइनमेंट रहेगा इस पे। ठीक है। तो 20 फीट 40 फीट क्या रहता है? 20 फीट 40 फीट इसका लेंथ होता है, कंटेनर का जो लेंथ रहता है दैट इज 20 फीट 40 फीट। ठीक है। ग्रॉस वेट, नेट वेट, ये तो काफी सिंपल टर्म है। नेट वेट है ना एक्चुअल वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ग्रॉस वेट है ना विद पैकेजिंग। ठीक है। लॉजिस्टिक में ये जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक रहता है, ये स्पेशली ये बाय सी एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर्स होते हैं। ठीक है। नॉर्मल ड्राई कंटेनर होता है, रेफर कंटेनर होता है, ओपन डोर कार्गो वाले कंटेनर्स होते हैं। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, अगर आपका पेरिशेबल प्रोडक्ट वगैरह है तो आपको रेफर कंटेनर में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसमें टेम्परेचर मॉइस्चर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। अगर आपको ये नॉर्मल स्टील मेटल वगैरह, ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह ऐसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो फिर वो नॉर्मल ड्राई कंटेनर में ही एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। उसके बाद है शिपिंग कंपनी चार्जेस। शिपिंग कंपनी जिनके वेसल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो ओशन फ्रेट वगैरह जो रहता है वो डॉलर में आता है आपको, तो वो शिपिंग कंपनी के चार्जेस है। अगर आपको बाय एयर एक्सपोर्ट करना है तो फिर एयरलाइन के चार्जेस होते हैं। एक और रहता है इसमें ब्रेक बल्क। ठीक है। अगर आपका रिक्वायरमेंट अगर 5,000 टन, 10,000 टन, 20,000 टन का ऐसा रिक्वायरमेंट आता है, तो वो केस में फिर ये पूरा वेसल ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो नॉर्मली जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा है, JSW है, वो सब ब्रेक बल्क में एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद कस्टम प्रोसेस। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि कोई भी इंडिया का रिसोर्सेस आप विदाउट कस्टम क्लियरेंस इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट के केस में भी पहले वो मुंबई पोर्ट पर या फिर मुंद्रा पोर्ट पर, जो भी पोर्ट है, वहां पर पहले कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटीज होगी। उसके बाद ही फिर वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में यानी इंडिया में एंटर होगा। ठीक है। तो जब भी कस्टम क्लियरेंस में होता है क्या, कस्टम क्लियरेंस में कार्गो का चेकिंग होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है। गवर्नमेंट के साथ इसका रिकॉर्ड कीपिंग होता है। बट ये जो भी कस्टम की एक्टिविटीज है ना, ये सारा CHA करता है, ये आपको नहीं करना, आप कर भी नहीं सकते ये। ठीक है। आपके बिहाफ में ये जो कस्टम हाउस एजेंट रहता है, इसके पास लाइसेंस होता है कस्टम क्लियरेंस करने का। ठीक है। तो आपको इनको हायर करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पर कंसाइनमेंट बेसिस पे आपके साथ ये वर्क करेंगे। और कस्टम की जो भी एक्टिविटीज है, सिंगल हैंडेडली ये कस्टम हाउस एजेंट ये पूरा हैंडल करता है। ठीक है। सो जब भी आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाता है पोर्ट पर, फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले वो पोर्ट पर जाएगा, पोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटी होगी। जैसे ही कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटीज हो जाती है, तो जो कस्टम है, पोर्ट है, आपको एक डॉक्यूमेंट देगा जिसको कहा जाता है शिपिंग बिल। ठीक है। और अगर जब भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट के केस में भी कस्टम क्लियरेंस होता है, तो वो केस में आपको जो पोर्ट है, कस्टम है, ठीक है, वो आपको देगा बिल ऑफ एंट्री। ठीक है। तो ये प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट, प्रूफ ऑफ इंपोर्ट होते हैं। बिल ऑफ एंट्री इज अ प्रूफ ऑफ इंपोर्ट, शिपिंग बिल इज अ प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है बिल ऑफ लैडिंग। ठीक है, जो कि जिसके वेसल्स रहते हैं, ठीक है, जिसके जहाज वगैरह रहते हैं ना, मार्स हो गया, हैपाक्लाइड हो गया, MSC हो गया, ये काफ़ी सारे बड़े बड़े इनके शिपिंग कंपनीज हैं, इनके खुद के काफ़ी सारे वेसल्स होते हैं, जहाज होते हैं। ठीक है। तो ये बिल ऑफ lading आपको वो कंपनी देंगी जिसका वो शिप है। ठीक है। जैसे CMA CGM, मर्स्क हो गया, हैपाक्लाइड हो गया, एवरग्रीन हो गया, ये सारे शिपिंग लाइन है। तो ये बिल ऑफ lading बनाते हैं, और ये बिल ऑफ lading का जो काम रहता है वो इम्पोर्टर के ज़्यादा काम में आता है वो। ठीक है। बट ये अल्टीमेटली सबसे पहले एक्सपोर्टर के पास आता है। एक्सपोर्टर फिर उसको कुरियर करता है इम्पोर्टर को।
क्योंकि वो कुछ पेमेंट टर्म्स के हिसाब से, पेमेंट कंडीशन के हिसाब से सबसे पहले बाय डिफॉल्ट वो एक्सपोर्टर के पास ही आता है। ठीक है। और क्योंकि ये क्या होता है कि ये बिल ऑफ lading जो है, ये जब तक इंपोर्टर को नहीं मिलेगा इसका हार्ड कॉपी, तब तक इंपोर्टर उसके कंट्री के पोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस नहीं करा सकता है। और उसके पोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा तो फिर वो मटेरियल जो उसका कार जो भी कंटेनर जो है वो पोर्ट के बाहर लेके जा नहीं सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंपोर्टर दुबई में है, आपके पास बिल ऑफ lading का हार्ड कॉपी आ गया है, तो बिल ऑफ lading का हार्ड कॉपी आपको DHL फेडेक्स के थ्रू, कुरियर के थ्रू आपको दुबई में जो इंपोर्टर है उसको कुरियर करना पड़ेगा। जैसे उसको कुरियर मिल जाता है, फिर वो बिल ऑफ lading वो पोर्ट पर दिखाएगा और कस्टम क्लियरेंस करके वो मटेरियल अपने फैक्ट्री वेयरहाउस में लेके जाएगा, अदरवाइज वो पोर्ट पर ही स्टक रहेगा। ठीक है। बिल ऑफ lading काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये। ठीक है। इसके बाद है कस्टम ड्यूटी। जैसे मैंने कहा था कि एक्सपोर्ट जो है वो जीरो रेट सप्लाई में आता है, 99% प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेती है। बट हाँ, इंपोर्ट के लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेती है। ठीक है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर 0% इम्पोर्ट ड्यूटी भी है, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर 5% है, 10% है, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर 30% है, 40% है, 60% है। कुछ प्रोडक्ट के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी 125% भी है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट में तो नहीं रहेगा, बट इंपोर्ट में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रहता है ये। सो एज ए एक्सपोर्टर आपका इंपॉर्टेंट टास्क क्या रहेगा? एज ए एक्सपोर्टर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है सिलेक्टिंग अ गुड, लो कॉम्पिटिटिव एंड द हाई मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है। इसके काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है। सेकंड है शॉर्टलिस्ट द टारगेट कंट्री। ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसका डिमांड, उसका नीड सबसे ज़्यादा किस कंट्री में, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी इजी होता है। ठीक है। थर्ड है जो मार्केट, जो कंट्री आपने सिलेक्ट किया है उसमें आपको बायर्स ढूंढने हैं, उनको वेरीफाई करना है। ठीक है। उनको कांटेक्ट करना है। ठीक है। कांटेक्ट यानी कैसे कि आपको मेल थ्रू कर सकते हो या फिर कोई और सोर्स भी, आप कॉलिंग भी कर सकते हो। ठीक है। काफ़ी लोगों को लगता है कि कॉलिंग अगर आप करोगे, इंटरनेशनल कॉलिंग करोगे तो काफ़ी कॉस्टली जाएगा वो। ठीक है। बट मैं आपको कुछ ऐसे सोर्सेज बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजीली, ठीक है, नॉट ऑल द कंट्रीज बट यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, कुछ ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, यहाँ पर आप फ्री में कॉल कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, तो आपका कॉलिंग भी फ्री हो जाएगा। ठीक है। और जैसे आपने इंक्वायरी जनरेट किया है, तो जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहला जो जजमेंट आता है इंपोर्टर का, वो प्राइस के ऊपर आता है, रेट के ऊपर आता है कि आपका पर केजी या फिर पर मेट्रिक टन, पर टन आपका प्राइस क्या है। सबसे पहले वो जज करेगा। प्राइस ठीक ठाक है तो फिर सैंपल। ठीक है। सैंपल भी अच्छा है तो फिर एक ट्रायल ऑर्डर हो जाएगा। ट्रायल ऑर्डर भी आपने अच्छे से कर दिया, देन वो रेगुलर ऑर्डर आपको मिलते रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है रिकरिंग बिजनेस मॉडल है। ठीक है। एंड इसके बाद एक्सपोर्ट कॉस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। एक्सपोर्ट कॉस्टिंग के ऊपर हमने एक स्पेसिफिकली एक अलग से सेशन भी रखा है, सेपरेटली। ठीक है। उसके बाद है प्रिपेयरिंग प्री एंड पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट। पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट तो आपको नहीं बनाना पड़ेगा, प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट में भी कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट ही आपको बनाना पड़ेगा, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट। ठीक है। कुछ टेस्ट सर्टिफिकेट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। बस इतने डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। बाकी और भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, बट वो CHA या फिर कोई दूसरी एजेंसी है वो बना के देगी आपको। ठीक है। ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है काफ़ी इजी है। ठीक है। बट आपको वो सब पता होना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ पे अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू शुभम सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस एंड आई थिंक सर ने काफी अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर किए इस इंडस्ट्री में आपको आने के लिए। तो राइट फ्रॉम प्रोडक्ट सिलेक्शन हो, किस टाइप के प्रोडक्ट में करना चाहिए, गवर्नमेंट के क्या क्या फैसिलिटीज होते हैं, किस टाइप के कंटेनर्स, या बहुत सारी चीजें आज अभी हमने शुभम सर ने हमें गाइड किया है। सो अभी हम आपके जो भी क्वेश्चंस है, हम आपके अभी क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आना है, आपको इसमें खुद के प्रोडक्ट इधर एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, आप खुद के प्रोडक्ट कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी के कर रहा है, तो कैसे करें, ये सारे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस है हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। हमारा इस पे काफी इंटेंसिव एक 3 वीक का प्रोग्राम होता है जिसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के रिलेटेड इन डेप्थ पूरा गाइड करते हैं, जिसमें आपको शुभम सर डे वाइज अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको शुभम सर पूरा इन डेप्थ समझाते हैं। सो वो प्रोग्राम का इन्फॉर्मेशन मैं टुवर्ड्स एंड ऑफ द वेबिनार आपको शेयर करूंगा, बट अभी हम क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। क्या क्या जो आपके क्वेश्चंस है हम आपके क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। तो आप क्वेश्चंस डालने के लिए चैट बॉक्स पे होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए,
सो मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर कर पाऊंगा। ओके, सो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, सो हम शुरुआत करते हैं। सर फर्स्ट है कि स्टार हाउस एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? हाँ, स्टार हाउस आने का कैसा रहता है कि डीजीएफटी का एक ऐसा कुछ पैरामीटर है कि अगर आपका एक साल के अंदर अंदर अगर आपका 20 CR, एक नंबर रहता है 20, फॉर एग्जांपल अगर आपका 20 CR का एक्सपोर्ट क्रॉस हो जाता है, ठीक है, विद इन 1 ईयर, तो डीजीएफटी की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, स्टार हाउस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, अप टू 5 स्टार, 5 स्टार तक रहता है वो। ठीक है, इसके भी कुछ फायदे होते हैं, जैसे क्या होता है कि अगर आप आपके पास स्टार हाउस एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो फिर आपका कस्टम क्लियरेंस वगैरह वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो ये कुछ फायदे होते हैं उसके। ठीक है। ओके, तो तो सर अगला है कि हमारा खुद का प्रोडक्ट नहीं है, तो हम कैसे एक्सपोर्ट करें? हाँ, तो अगर आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सो यू कैन परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में मोर देन 60% जो एक्सपोर्ट होता है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर ही करते हैं। ठीक है। और लेस 40% या फिर उससे कम जो रहते हैं वो एक्चुअल मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट करते हैं। सो एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर भी या फिर एज अ ट्रेडर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, बस आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स अच्छे से सिलेक्ट करना है। सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में काम करे क्या? आई थिंक, और एक क्वेश्चन मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा कि इसमें कुछ रिस्क होती है क्या? हाँ, एग्रो में अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ पेरिशेबल प्रोडक्ट की, तो उसमें रिस्क क्या रहता है कि एक तो नेचर भी उसका जो पेरिशेबल नेचर नेचर ही उसका पेरिशेबल है। ठीक है। और काफ़ी लोग यही समझते हैं कि इसका सबसे बड़ा मार्केट गल्फ है, जो कि है, बट यू कैन एक्सप्लोर द अदर कंट्रीज एज वेल, क्योंकि गल्फ में क्या होता है कि गल्फ ऑलरेडी एक काफ़ी है ना क्रेडिट वाला मार्केट बन चुका है। वहाँ पर आपको हार्डली एडवांस या फिर एलसी मिलेगा। ठीक है। तो स्पेसिफिकली लास्ट हमने डिस्कस भी किया था, उद्योग वर्धनी के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने भी अनियन एक्सपोर्ट किया था, फ्रेश अनियन एक्सपोर्ट किया था। बट उन्होंने गल्फ में एक्सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने एक्सपोर्ट किया था वियतनाम में, और 30% एडवांस के साथ उन्होंने एक्सपोर्ट किया था। तो एग्रो प्रोडक्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसमें भी आपको एडवांस मिल सकता है। ठीक है। बट आपको एक राइट मार्केट अप्रोच करना पड़ेगा कि आप गल्फ मार्केट में जाओगे, गल्फ मार्केट में ऑलरेडी वो काफ़ी क्रेडिट वाला मार्केट हो चुका है वो। ठीक है, 3-3 महीना, 6-6 महीने का उधार ही चलता है वहाँ पर। ठीक है, जो कि ये रियलिटी है वहाँ की। बट अगर आप मार्केट स्विच करते हो, अगर आपको प्रोडक्ट सेम रखना है, एग्रो प्रोडक्ट रखना है, डेफिनेटली आप रख सकते हो। बट इतने सारे कंट्री का मार्केट है, स्विच द मार्केट। वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका, और भी काफ़ी सारे कंट्री है जहाँ पर ये रिक्वायरमेंट होता ही है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको एग्रो प्रोडक्ट रखना है, आप रख सकते हो, बट एक अच्छा मार्केट आपने सिलेक्ट करना चाहिए केस में। ओके, अगला है कि सर क्या हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए क्या फूड आइटम के लिए? हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो रहता है ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक रहता है प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और एक रहता है नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है। सो सर्टिफिकेट ओरिजिन का जो काम रहता है वो इंपोर्टर को होता है कस्टम क्लियरेंस पर्पस के लिए। ठीक है। सपोज जैसे एक हो गया प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इंडिया का काफ़ी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, यूके के साथ है, कुछ यूरोपियन ईएफटीए कंट्रीज है उनके साथ है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको यूके में कुछ एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, उसके लिए आपको प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना पड़ेगा। अगर आप प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर आप यूके के इंपोर्टर को नहीं देते हो, तो फिर उसको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा, जो जनरल इंपोर्ट ड्यूटी यूके का वो सब पे करना पड़ेगा। यानी उसका यानी प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का काम यही है कि जो यूके का जो इंपोर्टर है उसको इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा। तो आपने कंपलसरी उसको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना ही है। नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो रहता है वो जिस कंट्री के साथ हमारा एज सच कोई एग्रीमेंट नहीं है उनके लिए रहता है। ठीक है। और ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है ये सीएचए भी आपको बना के दे सकता है, या फिर आप ऑनलाइन डीजीएफटी के थ्रू भी बना सकते हो। ओके, अगला है कि सर क्या अगर हम एक ट्रेडर है, किसी और का मैन्युफैक्चरिंग लेके हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम कहीं मेंशन करना चाहिए लगता है या नहीं? नहीं, जहाँ तक हो सके आपको ये हाइड ही करना है। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं भी मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू ही परचेस करता हूँ, जो भी स्टील वायर है, एल्यूमिनियम वायर है। ठीक है। तो मैं कहीं पर भी मैन्युफैक्चरर का नाम शो नहीं करता हूँ, मेरा जो भी पैकिंग रहता है वो सारा अनब्रांडेड ही रहता है, बल्क पैकिंग रहता है एक्चुअली। तो नॉर्मली नहीं करना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का नाम मेंशन नहीं करना चाहिए। राइट सर, कुछ कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हैं, तो मैं आपको भी मौका दूंगा।
बट पहले हम बहुत सारे लोगों के चैट के क्वेश्चंस है, तो हम जिन्होंने चैट पे डाले वो क्वेश्चंस हम पहले कवर करेंगे। अगला है कि सर क्या अलीबाबा से इंपोर्ट करना सेफ है? हाँ, अलीबाबा ने कुछ, आई थिंक उनके कुछ प्लेटफॉर्म में, जहाँ तक मुझे पता है कि एक सिस्टम है जिसके थ्रू जो चाइनीज एक्सपोर्टर है उनको पेमेंट का गारंटी मिल जाता है, और जो इंडियन इंपोर्टर है उनको गुड्स का गारंटी मिल जाता है। तो अगर आपको इंपोर्ट करना है अलीबाबा के थ्रू, आप कर सकते हो, वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और भी दो चार प्लेटफॉर्म है, मेड इन चाइना वगैरह, ये भी प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो आपको रिव्यू वगैरह पढ़ लेना है, और जो भी कंपनी है जिसके थ्रू कि आप इंपोर्ट करने वाले हो, तो वो कंपनी को आप वेरीफाई भी करा सकते हो थ्रू इंडियन एम्बेसी इन चाइना। अगर आपको इंडियन एम्बेसी के थ्रू अच्छे रिव्यू मिलते हैं तो डेफिनेटली आप उससे इंपोर्ट करा सकते हो। ओके। अगला है कि सर एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करें? हाँ, अच्छा प्रोडक्ट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यही रहता है, प्रोडक्ट का ही रहता है। तो अच्छा प्रोडक्ट के लिए आपको पहले उसका डेटा स्टडी करना पड़ेगा, नंबर स्टडी करना पड़ेगा कि उसका ग्लोबल डिमांड कितना, कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है। ठीक है। और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन है क्या। ठीक है। जैसे वैल्यू एडिशन का मीनिंग ये हो गया कि अगर आपको फ्रेश अनियन एक्सपोर्ट करना है तो उसमें मार्जिन थोड़ा कम रहता है। ठीक है। बट अगर आप अनियन पाउडर करोगे तो उसमें मार्जिन ज़्यादा रहता है, अनियन ऑयल करोगे तो उसमें मार्जिन और ज़्यादा रहता है, अनियन एक्सट्रैक्ट करोगे तो और ज़्यादा मार्जिन रहता है। जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन करोगे उतना ज़्यादा आपका मार्जिन डेफिनेटली ग्रो होगा वो। तो और भी पैरामीटर रहते हैं, जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू एडिशन का मैंने एग्जांपल दे दिया। इसके अलावा और कुछ न्यू यूनिक ट्रेंडिंग आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जिसका डिमांड ग्रो हो रहा है यानी थोड़ा ट्रेंडिंग में है। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट स्पेसिफिकली क्या है कि हमको इसके नंबर भी स्टडी करने पड़ेंगे। ओके। और सर जीआई टैग क्या मतलब क्या होता है? जीआई टैग बेसिकली क्या होता है कि ये जोग्राफिकल इंडिकेशन इसको कहा जाता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर उस प्लेस में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर है, फेमस है, ऑथेंटिकेट है। ठीक है। तो जैसे नासिक में ग्रेप्स हो गया, तो नासिक ग्रेप्स को गवर्नमेंट ने जीआई टैग दिया है, नागपुर ऑरेंज को जीआई टैग दिया है। ठीक है। इसके अलावा पैठेरी साड़ीज है, उसको जीआई टैग है, सोलापुर चादर, सोलापुर टेरिटॉल, इसको भी जीआई टैग है। ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोडक्ट है, एग्रो प्रोडक्ट है, इवन कुछ स्वीट डिश वगैरह, उसको भी जीआई टैग है। तो गवर्नमेंट जीआई टैग क्यों देती है? प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को डिफाइन करने के लिए। जैसे सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था। ठीक है। अभी टी जो है वो, चाय जो है वो साउथ में भी उसका प्रोडक्शन है, बट जो सबसे ऑथेंटिक और सबसे प्रीमियम जो मानी जाती है वो दार्जिलिंग टी मानी जाती है, आसाम दार्जिलिंग टी मानी जाती है। ठीक है। तो प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको जीआई टैग दिया, उसको प्रमोट करने के लिए, जस्ट फॉर अ मार्केटिंग पर्पस। ठीक है। ओके। अगले कि सर एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर? हाँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि सबसे पहले कि आपका पेमेंट टर्म क्या है। ठीक है। क्योंकि पास्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो ऐसे थे कि जो नए स्टूडेंट थे उनको 100% एडवांस मिला था। अगर 100% एडवांस मिल रहा है तो फिर वो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट में इन्वेस्टमेंट तो नहीं रहेगा। बट अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारी प्रोसेस के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो तो वो 10 से 12 हज़ार या फिर मैक्स 15 हज़ार तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड द सर्टिफिकेशन। ओके। मतलब ये इसमें अगर आपके पेमेंट टर्म्स अगर आपके सही रहे तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप इसमें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो आपका जो सप्लायर है उसके साथ आपके टर्म्स कैसे है, और आपके बायर जो है उसके टर्म्स कैसे है, अगर आपने ये अच्छे से सेट किया तो इसमें इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। एंड फिर भी करेक्ट। आप लाखों का ट्रांजैक्शन या करोड़ों के ट्रांजैक्शन आप फिर भी कर सकते हो, डिपेंडिंग आपके टर्म्स कैसे है। तो ये करेक्ट। काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मतलब ये बिजनेस में आपको इनिशियल कैपिटल जो है वो सिर्फ 12 to 15,000 है। एंड विद दैट कैपिटल आप बड़े लेवरेज कर सकते हो, बड़े ट्रांजेक्शन में लेवरेज कर सकते हो और अच्छा बिजनेस कर सकते हो। सो ये काफी लोगों का दिमाग में होता है कि एक्सपोर्ट एक बहुत हाई वैल्यू या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, बट वो ऐसा नहीं है। डिपेंड आपको हम इस प्रोग्राम में स्पेसिफिक सिखाते हैं कि आपके पेमेंट टर्म कैसे होने चाहिए। उसके हिसाब से अभी सर खुद 100% एडवांस पे काम करते हैं। तो यही चीजें हम आपको भी सिखाते हैं कि आप भी कैसे इसमें सेट करो। ओके। अगला है कि सर पुणे सिटी से एज अ बिगिनर है तो कौन सा प्रोडक्ट ठीक रहेगा? अभी हर एक सिटी के लिए अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, आप एक कॉमन हम्म। आंसर क्या दोगे इस सबके? मेरे हिसाब से क्या है कि जो प्रोडक्ट आपको ठीक लगता है, ठीक है, जैसे मैं बेसिकली नागपुर में रहता हूँ,
बट मेरा जो एक्सपोर्ट होता है वो उड़ीसा से होता है, रायपुर से होता है, सिलवासा से होता है। ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी से हो तो वो सिटी का ही प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आपको जो लाइसेंस मिलता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, उसके थ्रू आप इंडिया के किसी भी शहर से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको पुणे या फिर नियर बाय अगर आपको कुछ प्रोडक्ट ऐसे सिलेक्ट करना है तो आप जीआई टैग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जैसे पुणे के बाद सोलापुर नियर बाय हो गया, सोलापुर का मैंने एग्जांपल दिया कि वहाँ पर सोलापुर टेरी टॉवेल, सोलापुर ये चादर हो गया। ठीक है। इवन वो पैठनी साड़ीज वगैरह ये प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट होते हैं, काफ़ी हाई मार्जिन में एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पुणे से ही करना चाहिए, आप जहाँ पर रह रहे हो वहीं से एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेप्स का ऑर्डर आता है तो आप नासिक से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। पोमेग्रेनेट का आता है तो फिर आप आई थिंक नगर एंड ऑल दैट वो एरिया में काफ़ी ज़्यादा उसका प्रोडक्शन है, वहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। मैंने एक बार पोमेग्रेनेट भी एक्सपोर्ट किया था, बट वो हमने राजस्थान से किया था, क्योंकि वहाँ से उसका सोर्सिंग काफ़ी कम प्राइस में हुआ था। वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का वो हुआ था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको जो ऑर्डर आ जाता है तो नियर बाई ही देखना चाहिए, ऐसा नहीं। आप ठीक है, आप कहीं से भी, आप पूरे इंडिया से आप कहीं से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। राइट। एंड आज आज का ये जमाना ग्लोबल है, तो या आपको कहीं कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। एंड ये प्रोग्राम में आपको एक नेटवर्क भी मिलता है। अभी इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे एलुमनाइज है, तो बहुत अलग अलग शहरों से अलग अलग इसमें एक ग्रुप में जुड़े हैं। हमारे एक एक्सपोर्टर का एक अलग सेपरेट एलुमनाई ग्रुप है। तो वहां पे भी हम जब बात ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, तो कोई हमारे एलुमनाई जो राजस्थान से है या कोई साउथ इंडिया से है, वो भी आपस में काफी सारे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और आपस में फूड फूड प्रोडक्ट्स का या एनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। तो सप्लायर शेयर हो जाते हैं, या उद्योग वर्धिनी के नेटवर्क में हमारे 70,000 एंटरप्रेन्योर्स है। तो वो भी हम किसी का रिक्वायरमेंट अगर कोई प्रोडक्ट के लिए हो तो हम हमारे अदर ग्रुप्स में सर्कुलेट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क आपको हमारे उद्योग वर्धिनी के थ्रू मिलता है। एंड अभी आज का वेबिनार भी देखो, शुभम सर नागपुर से है, मैं कोई और सिटी से नासिक से जुड़ा हूँ। ऑडियंस में पूरे अलग अलग इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। तो आज का जमाना है ग्लोबल है, हम सिर्फ हमारे सिटी तक सोचना नहीं है। हमें अगर एक्सपोर्ट का सोचना है, एक्सपोर्ट करना है अलग अलग कंट्री में, तो हम बस मैं ये शहर से हूँ ये हमें सोचना, ये सोच हमें साइड में रखना पड़ेगा, हमें थोड़ा ग्लोबल सोचना शुरू करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि सर, एफओबी, हाउ मच प्राइस विल हाइक ऑन एफओबी टर्म्स इन परसेंटेज मैनर? वो डिपेंड करता है सबसे पहले कि क्वांटिटी कितना, अगर आपका फुल कंटेनर है। ठीक है। तो फुल कंटेनर के केस में फॉर एग्जांपल अगर आप नासिक से एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो नासिक से नवा शाह पोर्ट तक का रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होगा। ठीक है। एंड उसके बाद जो भी पोर्ट चार्जेस है, पोर्ट चार्जेस, लोकल पोर्ट चार्जेस, वो नॉर्मली फुल कंटेनर के लिए अराउंड 45,000 होता है। ठीक है। तो जो जो भी कॉस्ट रहेगा, और ये कॉस्ट जो रहता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी चेंज होता है, पोर्ट चार्जेस भी चेंज होता है, ओशन फ्रेट भी चेंज होता है, कुछ कांस्टेंट नहीं रहता है। तो एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, जब भी आपको इंक्वायरी आएंगी एट द टाइम ऑफ कॉस्टिंग, तो आपको लॉजिस्टिक कंपनी से ये पूछ लेना है, एक्चुअल प्राइस ले लेना है, और उसमें आपको बफर ऐड करके कॉस्टिंग तैयार करना है, फिर मार्जिन ऐड करके कस्टमर को आपको ऑफर देना है। ठीक है। तो परसेंटेज वाइज हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना ऐड होगा, वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है। अगर आप अनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अगर मार्केट का रेट फॉर एग्जांपल 10, 12, 15 रुपीज़ है। ठीक है। तो परसेंटेज के हिसाब से हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मेरे को एक्सपोर्ट करना है, मेरे को एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। उसका तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है, 250 300 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसका ऑफर प्राइस आएगा उसका। तो ये परसेंटेज वाइज हम कह नहीं सकते, बट एक्चुअल जो है वो आपको लॉजिस्टिक कंपनी आपको एक्चुअल प्राइस बता देंगे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन इतना आ रहा है पोर्ट तक का, और पोर्ट के चार्जेस इतने आ रहे हैं, तो आपको एफओबी का एक्चुअल प्राइस उनके थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है। राइट, ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर, मैं एक फार्मर हूँ, मैं खुद एक्सपोर्ट कर सकता हूँ क्या? आई थिंक सर, इस पे मैं अपने एलुमनाई का वो शेयर करता हूँ जर्नी, आई थिंक वो ज्यादा समझ में आएगा। तो हमारे पिछले वेबिनार में हमारे एलुमनाई जुड़े थे, जो एक फार्मर है, और जो खुद आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं खुद के प्रोडक्ट्स। तो मैं उनका एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको जगदीश सवाल बराबर। का पूरा इन डेप्थ जवाब है। मेरा नाम जगदीश वराले है और मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। और मेरी एफपीओ है, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, यानी कि एग्री में हम हमारा काम चालू है फिलहाल।
दिसंबर या जनवरी में हमने उद्योग वर्धिनी का क्लास किया था नासिक में। और वो शुभम राव सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया था कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसा करने का। तो उस नॉलेज की वजह से आज हमारी जर्नी चालू हो गई वहां से। तो अभी फिलहाल हमने ओनियन का कुछ काम किया। जैसे वियतनाम में हमारे 4-5 कंटेनर गए अभी तक ओनियन की। और दूसरा अभी फिलहाल कल ही मेरा एक बाजरे का जो यहाँ नहीं था, लेकिन हमने वो राजस्थान से मंगवा के मुंद्रा पोर्ट से वो दुबई भेज दिया कल ही। और हमारा मेन काम जो है इधर हमारे एरिया में जो है तो टर्मरिक का काम है, क्योंकि ये नांदेड़ हिंगोली परभनी ये साइड जो है हमारी महाराष्ट्र में, यहाँ पे टर्मरिक ज्यादा है। तो अभी हमारा फोकस टर्मरिक के ऊपर है। और ये हम जुड़े वाले हैं जो जो 300 फार्मर जुड़े वाले हैं। तो अभी फिलहाल काम चालू है और ये जर्नी स्टार्ट हो गई। जो उद्योग वर्धिनी ने हमें जो कुछ भी वहाँ पढ़ाया, जो शुभम राव सर थे उन्होंने 2 दिन का सेशन किया, उसकी वजह से बहुत हमें वो फायदा हो गया। और वो नॉलेज अभी बहुत काम में ये हो रहा है। और ये बहुत ही सीधा बिजनेस है। जो डोमेस्टिक में रिस्क है कि कैसा हम पेमेंट का रिस्क डोमेस्टिक में बहुत है, ये थोड़ा भी रिस्क नहीं है एक्सपोर्ट में। थोड़ा बहुत कैसा है, थोड़ा समझ में आना चाहिए कैसा करने का क्या नहीं। एक बार समझ में आ गया तो बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये जो अपन अपने एक देश का सोचते कि भाई चलो या अपनी कंट्री में कैसा माल यहाँ पे सेल करने का, तो पूरी दुनिया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने को ये करने में। और कैसा है, रेट में भी बहुत फर्क रहता है। कुछ कुछ देश ऐसे है वहाँ पे एग्री का कोई आताज नहीं, वो खेती नहीं है वहाँ पे। तो ये सब अपने ऊपर डिपेंड है। बहुत अच्छा है सब ट्राई करने में। और कुछ ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा बिजनेस है और करना जरूरी है। सबने थोड़ा ये करके करना चाहिए। थैंक यू सर। जगदीश जी, एक बार वो आपका पेमेंट टर्म भी बता दीजिए। हाँ हाँ पेमेंट सर, टर्म वो क्या था? एलसी में मैंने काम किया था सर। कुछ ग्रेट। ओनियन ओनियन का काम मैंने एलसी में किया था। और ये जो बाजरे का है, बाजरा मैं अभी दुबई भेजा हूँ। वो दुबई में मैंने डीपी में काम कर दिया है सर। ठीक है। और वो 30% हाँ एडवांस भी आया था ना आपको? हाँ, वो ओनियन में आया था सर अनियन शुरुआत में आया में। था ना, हाँ। हाँ, 30% एडवांस आया और बाकी का एलसी में काम किया था। 70% सेफ। एलसी में काम किया था। परफेक्ट, और सर परफेक्ट। खाली ये दुबई मार्केट छोड़ दिए तो बाकी बहुत हाँ। अच्छा है। थोड़ा दुबई में थोड़ा डिफिकल्ट है शुरुआत में, क्योंकि हम्म। अपने लोग वहां पे बैठे वाले हैं तो थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है सर, अभी फिलहाल वियतनाम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने लिए, क्योंकि वहां पे रेट में भी बहुत अच्छा है रेट भी। और एग्री कमोडिटी के लिए बहुत अच्छा है सर वियतनाम अभी फिलहाल। ठीक है। और वो अनियन का आप मेरे को रेट बता सकते हो कि आपने क्या रेट में परचेस किया और आपका सेलिंग प्राइस क्या था? सर मैं अभी इंडियन रुपए में, उधर तो डोम बोलते हैं वो रुपए को। हाँ। तो यहाँ पे हमने सर 15 रुपए में ओनियन खरीदा था। और हम्म। एक 7-8 रुपए जो वेसल का जो अपना शिपिंग है खर्चा बोले तो 23 रुपए तक गया था। और वहां हमें रेट मिला सर 44 रुपए। ग्रेट, वाह। ग्रेट। हाँ, पेमेंट टर्म भी वहाँ रेट सिक्योर मिला है और सर। मार्जिन भी काफी अच्छा है। ग्रेट। बहुत अच्छा मार्जिन है सर। दुबई से तो काफी ज्यादा अच्छा है। और कैसा है, और आपने नजदीक है, कुछ ऐसा ये भी नहीं है। 21 दिन का पूरा टाइम पीरियड था ट्रांजिट वो। टाइम है, हाँ। पूरा पेमेंट, हाँ, ट्रांजिट टाइम पेमेंट आने का। 21 दिन हम्म। में पैसे वापस आ गए सर वहां से। बढ़िया। यस सर, ग्रेट, यस। ग्रेट, ग्रेट। यस। ग्रेट। सो दो चीजें और जो अच्छी सीखने मिली वो है पेमेंट टर्म्स। यूजुअली जो सिक्योर्ड पेमेंट टर्म है आपका पूरा 100% आपने सिक्योर किया, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट से लेके डीजी, ये मेथड में बहुत कम लोग काम करते हैं। Yes. और तो इस ये हमारे जगदीश जी देखो, एक फार्मर होके आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एंड मतलब ये नए भारत के फार्मर है। ये इस टाइप के फार्मर हमें चाहिए कि जो इंडिया में बना के ग्लोबली बेचे। तो आज इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। मैंने उनका नंबर भी चैट बॉक्स पे डाला है आप सभी के लिए कि अगर आपको उनको कनेक्ट करना है, उनके साथ काम करना है, तो आप कर ही सकते हो। और उन्होंने और एक बात बताया कि बाजरा उन्होंने राजस्थान से लेके मुंद्रा पोर्ट से दुबई भेजा। तो अभी जो जिनका क्वेश्चन था, तो उसके लिए एकदम वो सही आंसर है कि देखो, आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आप कहीं से भी
अलग अलग जगह से आप प्रोक्योर कर सकते हो और वहाँ के नियरेस्ट पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और एक जगदीश जी जैसे एक फार्मर जो एक छोटे से हिंगोली नाम से छोटे से गांव से है, तो हम लोग तो मतलब फिर इस इंडस्ट्री में तो कोई भी आ सकता है। एक किसान आज इतना अच्छा काम कर रहा है, तो हम क्यों इसमें तो बाकी लोग इसमें इंडस्ट्री में से क्यों पीछे रहे। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री में, आप जरूर इस इंडस्ट्री में आइए। कुछ लोगों के कोर्स के क्वेश्चन है, मैं क्विकली कोर्स के क्वेश्चन कवर करता हूँ एंड फिर हम वापस आपके क्वेश्चंस कवर करते हैं। सो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो प्रोग्राम है, हमारा जो नया बैच है, ये 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 अक्टूबर से। 3 वीक्स इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। इस प्रोग्राम का फीस है 7,200 और इस प्रोग्राम में हम आपको काफी इंटेंसिवली गाइड करते हैं, एकदम बायर सर्चिंग से लेके पेमेंट टर्म्स, प्रोडक्ट्स कौन सा फाइनल करे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है तो कौन सा प्रोडक्ट फाइनल करे। हम कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज लेते हैं और आपको एक पैन इंडिया जो हमारा एक्सपोर्टर्स का कम्युनिटी है उसका भी एक्सेस मिलता है, जिसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और आपको एक अच्छा नेटवर्क मिल जाता है डे 1 से। और जितने भी हमारे एल्यूमनाइज है उन वो सारे लोग इसमें कनेक्टेड है। तो इस प्रोग्राम में हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं, फर्स्ट इज कि एक फर्म एस्टेब्लिश कैसे करें। तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, किस टाइप का फर्म खोलना चाहिए, ट्रेडिंग फर्म खोले या प्राइवेट लिमिटेड करे या अलग अलग चीजें, वो सिखाएंगे। फिर आपको डीजीएफटी लाइसेंसेस कौन से निकालने हैं, आईसी निकालना है या ईपीसीजी निकालना है, आइडेंटिटी कार्ड है, तो बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं। यूजुअली लोग डे 1 से सब उनको लोग ऐसा गाइडेंस मिलता है कि सारे लाइसेंसेस निकालने हैं, बट आपको सब में निकालने की जरूरत नहीं है। जो जो जरूरी है आपको बिजनेस शुरू करने के लिए वही लाइसेंस निकालना है। कुछ कुछ लाइसेंस एक्सपेंसिव भी होते हैं तो अननेसेसरी आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को गलत सलाह मिलती है और उनका अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट ही 40-50 हजार हो जाता है। तो वो आपको अवॉइड करना है। आपको जो नेसेसरी है वही चीजें सीखनी है, वही चीजों में आपको लाइसेंस निकालना है। फिर उसके बाद हम आपको बायर कैसे ढूंढे, ऑनलाइन किस माध्यम से ढूंढे, ऑफलाइन किस माध्यम से ढूंढे, फिर मार्केट सर्वे कैसे करें, परचेसिंग पैकेजिंग कैसे करें, ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं। डायरेक्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, ये भी चीजें हम आपको सिखाते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि इतने सारे प्रोडक्ट है तो आप पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल में कौन से प्रोडक्ट में जाए, सिलेक्शन क्या है, क्राइटेरिया। फिर कस्टमर कैसे ढूंढे, इंडिया का ट्रेड पॉलिसी कैसा है अलग अलग कंट्रीज के साथ, तो वो भी हम चीजें सिखाएंगे। क्योंकि अभी जैसे इंडिया यूएस का रिलेशनशिप तो इतना अच्छा नहीं है फिलहाल, टर्म्स अच्छे नहीं है। बट इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया के और भी ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के साथ है जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिनका हमें मालूमात भी नहीं है। तो ये चीजें भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में क्या स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज है वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर पोस्ट क्वारंटाइन रेगुलेशंस क्या होते हैं, कस्टम हाउस एजेंट का क्या रोल होता है, ईसीजीसी का क्या रोल होता है, हम ये समझाते हैं। फिर कौन से कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट जाता है वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर लॉजिस्टिक्स में क्या चीज़ होती है, तो एयर कार्गो से भेजना है या ओशन से भेजना है, रोड ट्रांसपोर्ट से भेजना है, तो कौन सा मोड कहाँ पे ले, उसके लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कितनी होती है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है, तो सीएचए है, डीजीएफटी है, गवर्नमेंट है, फिर थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर्स है, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, सबका रोल क्या क्या होता है ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर पेमेंट एंड फाइनेंस, क्योंकि पेमेंट टर्म आपको अच्छे से सिक्योर करना है, तो वो हम आपको गाइड करते हैं। बिलिंग प्रोसेस कैसे करें, कोटेशन कैसे बनाए, लैंड कॉस्ट शीट कैसे बनाए, ये सारी चीजें गाइड करते हैं। फिर कस्टम टैरिफ क्या होता है, एचएस कोड क्या होता है, ये भी बहुत सारी चीजें ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गवर्नेंस क्या है, कौन सी बॉडीज है, उनका क्या रोल है, वो हम आपको गाइड करते हैं। आपको कुछ क्लेम करना है इंसेंटिव का, तो वो कैसे क्लेम करें वो गाइड करते हैं। क्योंकि आप जैसे ये इंसेंटिव्स जो होती है, एससीआईएस या ड्यूटी ड्रॉबैक या बहुत सारे इंसेंटिव्स और क्लेम होते हैं, इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा बढ़ सकता है अगर आप वो सही तरीके से क्लेम कर पाओ, तो वो गाइड करते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं कि लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस होते हैं या पोटेंशियल रिस्क क्या है इस बिजनेस में, फिर कॉस्ट शीट कैसे बनाए, फिर हम करंट अकाउंट ओपन करें या कौन से टाइप का अकाउंट ओपन करें, तो ऐसे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम आपको गाइड करते हैं। सो बहुत इन डेप्थ प्रोग्राम है, 3 वीक्स इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। शुभम सर खुद इसमें गाइड करेंगे
पोस्ट प्रोग्राम आपको जो भी सपोर्ट लगेगा वो भी हम आपको सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे जगदीश जी को हमने काफी सपोर्ट किया था, उनको जो जो चीजें जो जो टाइम पे लगी वो हम चीजें उन्होंने सपोर्ट किया था, तो वो सब सपोर्ट भी हम करते हैं। बहुत सारे स्टोरीज है हमारे जो आज काफी सक्सेसफुल है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये हमारे गोपाल सानप जी है जो जब 19 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेस में आए। आज अभी उनका 25 साल का उम्र है, बट आज 30 करोड़ का वो एनुअल टर्नओवर कर रहे हैं। एप्पल इंपोर्ट करते हैं, आज वो इंडिया के टॉप इंपोर्टर्स में है। गोपाल सानप जी, इनफैक्ट मैंने आज ही उनका व्हाट्सएप स्टेटस देखा था, आज ही उन्होंने अफगानिस्तान से एप्पल इंपोर्ट करे। तो ऐसे ये तुषार आयर है जो 12th फेल है, बट आज अक्रॉस अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे महेंद्र शिंगारे जी है जो आज 58 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। आज उनका दुबई में एक ऑफिस है, यूएस में एक ऑफिस है, और आज वो अलग अलग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में, प्रोसेस्ड फूड में काम करते हैं। इनका काफी बहुत ऐसा शुरुआत है कि आप अगर उनका वीडियो देखो इन डेप्थ तो आपको समझ में आएगा। उनको पहले ट्रांजैक्शन में उनको सिर्फ 200 रुपये प्रॉफिट हुआ था, बट आज बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, 58 करोड़ उनका टर्नओवर है। सो ऐसे ये हमारे स्टोरीज है, आप जरूर इनके वीडियोस इन डेप्थ देखिए, समझिए उन्होंने कैसे शुरू किया। एंड आप हमारा उद्योग वर्धिनी का ये और ये जो कोर्स है ये पूरा लाइव ऑनलाइन होता है। आपको कोर्स मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल फॉर्मेट होते हैं, ये हम आपको सब प्रोवाइड करते हैं। कोर्स के बाद हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, और एक हमारा एक्सपोर्ट का कम्युनिटी है उसका भी एक्सेस मिलता है। सो बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स है, आप ये देख सकते हो। अलग अलग लोगों ने फीडबैक्स डाले हैं, उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स के कंसाइनमेंट्स डाले हैं। अभी ये देखिए हमारे पार्टिसिपेंट ने जो रेन पाइप उन्होंने एक्सपोर्ट किए थे मोरक्को में, तो उन्होंने पूरा उनका जर्नी हमें शेयर किया था। ये हमारे गोपाल जी है जो फ्रूट्स में काम करते हैं, तो उनका ये प्रोडक्ट्स है। तो ऐसे बहुत सारे एल्यूमनाइज है जो आज हमारे काम कर रहे हैं और काफी अच्छे से इसमें इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आप इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए सिंपल चीज़ है, आपको नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और सिटी फिलअप करना है, फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगा, जिससे आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करना है। यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे माध्यम से आप पेमेंट इस पे कर सकते हो। इस कोर्स के लिए आपको ऑनलाइन ही करना है, एंड 1 तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है। इसके साथ आपको एक एक्सपोर्ट का एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा जिसमें हमारे 125 मेंबर्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं इस ग्रुप में, बहुत सारा आपस में डिस्कशंस होते हैं। अभी देखिए एक पार्टिसिपेंट ने कल ही रिक्वायरमेंट डाला था, एक उनको एक प्लान लेना था, बोलजा एसएमई प्लान नाम से। तो वो काफी एक्सपेंसिव प्लान होता है जिससे आपको बायर सेलर मिलता है। बट फिर क्या किया, हमारे ग्रुप के सारे एक्सपोर्टर एक साथ जुड़े और उन्होंने कंबाइन वो प्लान खरीद लिया, और आज सब पार्टिसिपेंट्स को उसमें बेनिफिट हो रहा है। ये हमारे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने पैकेजिंग के मटेरियल का एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। तो ऐसे आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस इस ग्रुप में मिलेंगे। आप देखोगे तो किसी ने दुबई के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किए हैं। आपस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं इस ग्रुप में। किसी ने ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट सप्लायर्स है, बायर सेलर आपको मिल जाएंगे। ये देखो अभी किसी ने ओनियन एक्सपोर्ट किया तो उन्होंने तुरंत ग्रुप पे डाल दिया कि क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने हनी एक्सपोर्ट किया था। तो ऐसे सारे उनके जो ट्रांजेक्शन है वो होते हैं। फिर आपके जो क्वेरीज है, बीच बीच में आपको जो भी क्वेरीज है, तो आपकी क्वेरीज भी इस ग्रुप में सॉल्व होते हैं। तो कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एंड पूरे इंडिया से आज इस ग्रुप में लोग कनेक्टेड है। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इस ग्रुप में जुड़ने का, और ये ग्रुप आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा। तो आप इस ग्रुप में जुड़िए अलोंग विद अदर फेलो एक्सपर्टर जो आज एक्सपोर्ट में बड़ा काम कर रहे हैं। एंड आप उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज उद्योग वर्धिनी के हमारे चैनल पे 30,000 सब्सक्राइबर है। बट यहाँ पे आपको बहुत सारे हमारे एल्यूमनाइज के स्टोरीज देखने मिलेंगे। तो धंधे की बात नाम से पॉडकास्ट है जहाँ पे आपको हमारे एल्यूमनाइज के या कुछ प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर्स के स्टोरीज देखने मिलेंगे। और ये उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज है जहाँ पे हमारे अलग अलग सेक्टर के जो लोग हैं वो सबके स्टोरीज देखने मिलेंगे। तो आप जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड इस प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। ओके। सो अभी कुछ लोग के क्वेश्चंस आए और भी हम क्विकली रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करते हैं। ओके।
यस, तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो आपका एक ग्रुप बनता है, और आप हमारे मेंटोर्स भी उसमें ग्रुप में कनेक्टेड होते हैं, एंड हम आपस में नंबर्स भी एक्सचेंज करते हैं। तो आपको अभय जी, आपको जो भी डाउट है तो आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हमारे कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। ये स्पेसिफिकली जो हमारे पार्टिसिपेंट है उनके लिए हम ये चीजें कर सकते हैं। ओके, अगला है कि एक सेकेंड। If we require export executive manager, then one business not able to be verified. सर, एक्सपोर्ट का, रितेश जी आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। आपका क्या क्वेश्चन है कि डू यू रिक्वायर्ड एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ऐसा मतलब सर एक क्वालिफाइड स्टाफ कैसे मिला है, ऐसा क्वेश्चन है शायद उनका। मीन्स हायरिंग, हाँ, रिलेटेड टू हायरिंग। हायरिंग। हाँ हाँ, आई थिंक मतलब जो ये प्रोग्राम कर पाते हैं, तो अगर आपको मतलब कुछ हमारे एलुमनाइज है कि शायद उनको एक्सपीरियंस के लिए वो पहले जॉब के लिए भी फोकस कर रहे हैं, तो हमारे ऐसे एलुमनाइज का साथ भी हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको लोग चाहिए होंगे तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू विद दैट। बट ये प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एक्सपोर्टर्स, स्पेसिफिकली हमें बिजनेस के लोग इसमें क्रिएट करना है। बट अगर आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो वी कैन कनेक्ट यू विद अदर पीपल। ओके, अगला है कि सर ऑल ओवर इंडिया के जीआई टैग प्रोडक्ट कहाँ पे दिखते हैं। आई थिंक ये हम कोर्स में इन डेप्थ समझाते हैं या कैसे देखना है, कि जीआई टैग के प्रोडक्ट कैसे देखे, उसके जो वेबसाइट है उस पे हम लाइव प्रैक्टिकल्स लेते हैं, तो लाइव डेमो लेते हैं, और आप कौन से प्रोडक्ट में क्या कर सकते हो। अभी और एक क्वेश्चन है कि सर मैं अहमदाबाद से हूँ, मैं कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, तो इस पे हमारे लाइव प्रैक्टिकल्स होते हैं। हम आपको एक्चुअल में जो वेबसाइट्स है वो वेबसाइट्स पे लेके जाते हैं। आपको ड्यूरिंग द कोर्स आपको खुद को भी आपके लैपटॉप पे एक्सरसाइज भी करना है। सर आई थिंक वो क्या प्रोसेस होता है, आप जरा समझा सकते हो क्या, कैसे आप करते हो। किस रिगार्डिंग, प्लीज कम अगेन। मतलब अलग अलग पोर्टल्स पे रजिस्ट्रेशन करना है, जीआई टैग्स वगैरह, वो प्रोसेस हम कोर्स में कैसे कैसे कवर करते हैं। अच्छा, लाइक ये आई थिंक ये जो क्वेश्चन है दैट इज मोर रिलेटेड टू प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन थ्रू जीआई टैग। राइट राइट। हाँ, तो सबसे पहले तो वो जीआई टैग का लिस्ट निकालना पड़ेगा, जो कि एक गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है, आईपी इंडिया का। उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट या जो भी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसका जीआई टैग किस सिटी के पास है या फिर किस स्टेट के पास है, वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट है IP India.intellectual property IP India। वो वेबसाइट पर आप जा सकते हो, आप गूगल करिए आईपी इंडिया, तो वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा। एंड जो भी प्रोडक्ट है, लाइक जो भी प्रोडक्ट आपको, लाइक जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये दिस बिलोंग टू दिस सिटी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था दार्जिलिंग टी का। ठीक है, तो दार्जिलिंग टी, वो तो नाम भी दार्जिलिंग है, तो डेफिनेटली वो आसाम एंड बंगाल वो सारे एरिया में ही उसका प्रोडक्शन होता है, तो वहां से आप सोर्स कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको सप्लायर कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने दार्जिलिंग टी तो आपने सिलेक्ट किया, बट उसके सप्लायर कहाँ से मिलेंगे, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सप्लायर ढूंढने के भी काफ़ी सारे सोर्सेज है, इसमें भी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जैसे दार्जिलिंग टी के लिए जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड। तो आप सिंपली आप टी बोर्ड को आप कॉल कीजिए या फिर आप उनको मेल डालिए। सो जितने भी दार्जिलिंग टी के सप्लायर्स है उसका पूरा लिस्ट आपके साथ वो शेयर कर देगा, इतना इजी है सप्लायर को ढूंढना। राइट ठीक राइट, है। यस। एंड आपको और एक बेनिफिट ये मिलता है उद्योग वर्धिनी के थ्रू, कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए सप्लायर चाहिए, तो आपको बस आपका रिक्वायरमेंट आपके एक्सपोर्ट के जो कम्युनिटी है वहां पे आपको डालना है। और हमारे अलग अलग कम्युनिटीज है, अभी देखो हमारे जो फूड सेक्टर कम्युनिटी है जिसमें हमारे जिन्होंने फूड के कोर्स किए हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आप जैसे ही आपका अगर कुछ फूड रिलेटेड रिक्वायरमेंट है तो हम आपका फूड के इसमें रिक्वायरमेंट डाल देते हैं। अगर आपका स्पाइसेस के रिलेटेड हो, अगर आपका मिल्क के रिलेटेड हो, मिलेट्स के रिलेटेड हो, तो ऐसे हर एक इंडस्ट्री के, अगर आपको सोलर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो भी सेक्टर्स है हमारे अलग अलग, अगर आप उद्योग वर्धिनी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको देखने मिलेगा कि हम अलग अलग इंडस्ट्रीज के कोर्स करते हैं। फूड के रिलेटेड है, रियल एस्टेट के रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है, हर एक इंडस्ट्री में हमारे कोर्सेस है। तो आपको ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज के साथ हम आपकी रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं।
तो आपको एक नेटवर्क मिल जाता है इतने सारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप में जुड़ने का इस कोर्स के साथ। तो ये ग्रुप्स जो है ये हमारे सिर्फ एलुमनाइज के लिए, ये पब्लिक ग्रुप्स नहीं है। ये जिन्होंने हमारे कोर्स किए वही लोग इस ग्रुप में कनेक्टेड है, तो सारे वेरीफाइड लोग हैं और सारे ट्रस्टवर्दी लोग हैं। तो ऐसे लोगों का ग्रुप आपको मिल जाता है और बहुत आपस में ट्रांजैक्शंस होते हैं। कुछ लोगों ने अभी जो हमारे महेंद्र शिंगारे जी है, उनका 4 को फाउंडर का बिजनेस है, चार जो आज 58 करोड़ का टर्नओवर है। तो उनके चारों को फाउंडर उद्योग वर्धिनी के प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको मिले। चारों लोगों ने हमारे कोर्स किए अलग अलग टाइम पे, और आज हमने उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया और आज वो चारों मिलके बड़े लेवल पे वो बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे कम्युनिटी का आपको नेटवर्क का एक सपोर्ट मिल जाता है उद्योग वर्धिनी के इस कोर्स के द्वारा। एंड आपको जो भी डाउट्स है आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। और इसका जो और ये कोर्स के हम रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं। सो आपको रिकॉर्डिंग का लाइफ टाइम एक्सेस होता है, तो अगर कोर्स के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमेशा वो रिकॉर्डिंग्स भी आप वापस चेकआउट कर सकते हो। और ये सारे सेशन लाइव है। तो मेनली कोर्स अभी आज वेबिनार है तो इसीलिए हमारे पास टाइम कम है या ज्यादा लोग होने की वजह से हम सबको अनम्यूट करने का मौका नहीं देते हैं। बट कोर्स में आप डायरेक्टली अनम्यूट करके आपके सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपको जो भी क्वेश्चन है। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प आपको मिल जाता है, आप डायरेक्टली अनम्यूट करके आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं इस कोर्स में। तो वो बहुत सारे बेनिफिट्स है इस कोर्स के। आप जरूर ये इस इंडस्ट्री में हम यही सजेस्ट करेंगे कि लैक ऑफ नॉलेज ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप बिना नॉलेज के इस इंडस्ट्री में आते हो तो आप बहुत लाखों का नुकसान भी कर लोगे। बहुत सारे ऐसे केसेस है हमारे पास कि जो लाखों का नुकसान कर बैठते हैं और फिर हमारा कोर्स करते हैं और फिर उनको समझ में आता है कि उनकी कहाँ का गलतियां हुई है। तो लैक ऑफ नॉलेज इज वेरी हार्मफुल, स्पेसिफिकली दिस इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बड़े होते हैं। तो इस इंडस्ट्री में आने आने से पहले आप अच्छा नॉलेज लेके आइए। और जरूर इस इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, तो हम आशा करते हैं कि हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्टर्स हो। इंडिया का आज अगर हम इंडिया लेवल पे हम सोचे तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है। तो हम यही चाहते हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। जैसे चाइना है, चाइना का एक्सपोर्ट सरप्लस है, तो हमें वैसे लेवल पे जाना है। तो उसके लिए आप जैसे सारे लोग इस इंडस्ट्री में जब आओगे तो इंडिया का भी ग्रोथ होगा, आपका पर्सनली बहुत ग्रोथ होगा, और आप हमारे जो अलुमनाइज है उन जैसे आप भी बन सकते हो और आज करोड़ों में आपका टर्नओवर कर सकते हो। तो उन लोगों की स्टोरीज जरूर देखिए। सो आई थिंक किसी को और कोई सवाल नहीं है तो हम आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास आखिरी के कुछ मिनट है, आप पूछ सकते हो अभी भी। आपका अगर आपको हैंड रेस करके पूछना है तो आप हैंड रेस करके भी अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, हमारे पास कुछ आखिरी का टाइम है। बट यस, मैं आपको सभी को उद्योग वर्धिनी का चैनल सब्सक्राइब करने जरूर बोलूंगा। सो विद दिस आज का वेबिनार में समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव, एंड विल सी यू इन द प्रोग्राम। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।